निकाले, लघु सिद्धांत निकाले सबने। नमो नमः। शास्त्र ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम्। जैसा कि आप जानते हैं, शास्त्र ज्ञान गंगा में लघु सिद्धांत कौमुदी का पाठ चल रहा है और इसमें तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम यह सूत्र आरंभ हो चुका है। इस सूत्र में मैंने कल जो भाग 6 है उसमें आपको बतलाया था कि तालवाद स्थान क्या क्या है, उनके विषय में मैंने विस्तार से चर्चा करी। आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। जब आप तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम पढ़ रहे थे तो वहां पे आया था कि तालवाद स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्च आया था। तो तालवाद स्थानों को तो हमने जान लिया, क्योंकि उस सूत्र ने कहा था कि तालवाद स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न जिन वर्णों के समान होते हैं उनकी परस्पर क्या होती है, सवर्ण संज्ञा होती है। तो ठीक है, तालवाद स्थान क्या है वो बतलाया, अकु विसर्जनीय नाम कंठायचु सारा बतला दिया था। अब आभ्यंतर प्रयत्नों में आ जाओ। किन में आ जाओ? तो आभ्यंतर प्रयत्नों से पहले हमें जानना होगा कि प्रयत्न होते कितने प्रकार के हैं। प्रयत्न होते कितने? तो कहा यत्नो विधा। क्या बोला? यत्न कहो प्रयत्न कहो एक ही बात है। बात समझ आएगी नहीं आई? तो क्या कहा? यत्नो विधा। वो यत्न भी कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। क्या क्या? तो कहा आभ्यंतरो बाह्यश्च। क्या बोला? एक आभ्यंतर प्रयत्न होता है और एक बाह्य प्रयत्न होता है। 2 प्रकार के प्रयत्न है, जबकि वहां पे सिर्फ आभ्यंतर प्रयत्न की बात करी। कहा तालवाद स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य की बात है। लेकिन इन्होंने बतलाया, ये आगे बतलाने जा रहे हैं कि वह प्रयत्न भी 2 प्रकार के हैं, एक है आभ्यंतर और एक है बाह्य। इतनी बात समझ आई आपको? चलिए, अब इतना तो हो गया आभ्यंतर और बाह्य। आगे कह रहे हैं आद्यः पंचधा। क्या बोला? आद्यः पंचधा। जो आदि है, आद्यः से मतलब आदि, आदि मतलब पहला। पहला कौन सा है? आभ्यंतर। इन दोनों में भी पहला कौन सा है? आभ्यंतर है। तो कहा आद्यः पंचधा। क्या बोला? आद्यः पंचधा। जो आदि है, जो पहला है, वो कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का। क्या क्या? तो कहा स्पृष्टे सत स्पृष्टे सत विवृत विवृत समृत भेदात। ये थोड़ा समास किया है। क्या किया है? ध्यान रखिएगा, ये पूरा एक वाक्य है, इसको हमें अलग अलग तोड़ना है। तो कैसे तोड़ेंगे? देखिए, पहला है स्पृष्ट। पहला क्या है? दूसरा है इसद स्पृष्ट। क्या है? और तीसरा है इसद विवृत। क्या है? और चौथा है विवृत और 5वां है समृत। ध्यान रखिए, आद्या पंचधा बोला ना। आद्या जो पहला है, पहला कौन सा है? आभ्यंतर। ये कितने प्रकार का है? इसके भी 5 भेद है। इसके भी कितने भेद है? क्या क्या? तो ये अलग अलग हम जब तोड़ेंगे तो स्पृष्ट, इसद स्पृष्ट, इसद विवृत, विवृत समृत भेदात। कुछ लगा आपको? है ना? इसको तोड़ेंगे हम, संध्या कर रखी है तो अलग अलग तोड़ेंगे तो इस प्रकार से। चलिए ठीक है, स्पृष्ट हो गया, इसद स्पृष्ट हो गया, इसद विवृत हो गया, विवृत हो गया और समृत हो गया। कहा स्पृष्ट किन्हें कहते हैं? वर्णों के नाम है। ये भी किसके नाम है? ध्यान रखना, ये भी एक संज्ञा है, नाम है। स्पृष्ट कोई वर्ण, कुछ वर्ण जिनको क्या कहा गया? स्पृष्ट कहा गया। कुछ वर्ण जिनको इसद स्पृष्ट कहा गया, कुछ वर्ण है जिनको इसद विवृत कहा गया, कुछ वर्ण है जिन्हें विवृत कहा गया, कुछ वर्ण है जिन्हें समृत कहा गया। तो प्रश्न हुआ स्पृष्ट कौन है? तो कहते हैं स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। क्या बोला? कहा स्पृष्ट प्रयत्न कौन है? अब इनमें, इन 5 में भी पहला है स्पृष्ट। कहा स्पृष्टम नाम किम? तो उच्यते स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। कि स्पृष्ट स्पर्शों को ही स्पृष्ट कहते हैं। किनको? स्पर्श वर्णों को क्या कहते हैं? अब तो फिर फंस गए गुरुजी, हमें तो स्पर्श ही नहीं पता, तो फिर स्पृष्ट कैसे पता चलेगा? प्रश्न होगा ना। इसने कहा कि स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, कि स्पृष्ट प्रयत्न किन्हें कहते हैं? स्पर्शों को। स्पर्श भी वर्ण है, कुछ संज्ञा है, किन्हीं वर्णों की संज्ञा क्या है? स्पर्श है। लेकिन स्पर्श किन्हें कहते हैं? तभी तो अगर हम स्पर्शों को जानेंगे तब हम स्पृष्ट को जानेंगे ना। तो अभी तो हम स्पर्शों को ही नहीं जानते कि स्पर्श वर्ण कौन से हैं।
तो ये सब आगे बतलाएंगे। ये सब कहाँ बतलाएंगे? यहाँ पे आएगा। बात समझ आएगी नहीं आई है? यहाँ पे मुझे लग रहा है इसके बाद आएगा, इस पार्ट के बाद आएगा कि स्पर्श किन्हें कहते हैं। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? तो हम वहीं पे समझेंगे, यहाँ पे मैं नहीं समझाऊंगा, ठीक है ना। आप मोटा मोटा भी अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, कि स्पृष्ट प्रयत्न किन्हें कहते हैं? स्पर्शों को। किन्हें कहते हैं? स्पर्श वर्ण है। अब स्पर्श किन्हें कहते हैं वो मैं आगे बतलाऊंगा। कुछ बात यहां तक बैठी कि नहीं बैठी? पहले पाठ लगाइए। आगे क्या बोला? इसद स्पृष्टम अंतस्थानाम। क्या बोला? दूसरा है इसद स्पृष्टम। क्या है? पहला स्पृष्ट था ना, दूसरा क्या? इसद स्पृष्ट का। इसद स्पृष्ट किन्हें कहते हैं? का अंतस्थाना। क्या कहा? अंतस्थ वर्ण होते हैं। कौन से वर्ण होते हैं? अब यहां भी फंस गए गुरुजी। अब अंतस्थ किन्हें कहते हैं यही नहीं पता हमें, तो कैसे जाने हम इसद स्पृष्ट कौन है ना। तो अंतस्थ वर्ण क्या, वो भी आगे बतलाएंगे आचार्य, अपने आप बतलाएंगे। बात समझ आएगी नहीं आई है? पंक्ति आगे आएगी कि अंतस्थ वर्ण कौन से है, स्पर्श वर्ण कौन से है। और जैसे हमें वो ज्ञान होगा वैसे हमें अंतस्थ का ज्ञान होगा, और वैसे हमें किसका ज्ञान होगा? इसद स्पृष्ट का ज्ञान हो जाएगा। इतनी बात समझ आएगी नहीं आई है? तो कहा इसद स्पृष्टम अंतस्थानाम। क्या बोला? इसद स्पृष्ट किन्हें कहते हैं? अंतस्थ वर्णों को। किनको कहते हैं? अब अंतस्थ वर्ण क्या है वो आगे समझेंगे। इतनी बात लगी कि नहीं लगी? चलिए आगे बढ़ जाओ। फिर क्या कहा? इसद विवृतम ऊष्मणाम। क्या बोला? इसद विवृतम। तीसरा क्या था? इसद विवृत ना, इसद विवृत तीसरा, ठीक है ना। तो इसद विवृत किन्हें कहते हैं? तो कहा इसद विवृतम ऊष्मणाम। क्या बोला? कुछ ऊष्म वर्ण होते हैं। कौन से वर्ण होते हैं? ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण संज्ञा है। अब ये ऊष्म क्या है तो वो भी आगे जाएंगे, आगे जानेंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? यहाँ पे नहीं बतलाऊंगा, वो अपने आप आचार्य जब बतलाएंगे वहीं पे हम जानेंगे। इतनी बात समझ आई आप लोगों को? तो क्या कहा? इसद विवृतम ऊष्मणाम। ऊष्म वर्णों को ही क्या कहते हैं? इसद विवृत कहते हैं। इतनी बात लग गई। अब ऊष्म किन्हें कहते हैं? ऊष्म वर्ण, तो आगे जानेंगे। इतनी बात समझ आ गई आप लोगों को? आगे कहा विवृतम स्वराणाम। क्या बोला? चौथा क्या है? विवृत। तो कहा विवृत किन्हें कहते हैं? तो कहा स्वराणाम। किनको कहते हैं? स्वरों को। अब स्वर किन्हें कहते हैं वो भी आगे बतलाएंगे, लेकिन मुझे लगता है स्वर आप जानते हैं। स्वर किन्हें कहते हैं? अचों को। अचों को ही तो स्वर कहते हैं। आ ई उ री ली, ये सब स्वर है ना। तो इन्हीं को, तो इनका आभ्यंतर प्रयत्न क्या हो गया? विवृत। ये तो हम जान गए खट से, क्योंकि हमें उसका पूर्व ज्ञान है। हमें उसका पूर्व ज्ञान किनका? स्वरों का। इसलिए हम विवृत को जान गए कि विवृत किसे कहते हैं। इतनी बात समझ आई? लेकिन औरों का पूर्व ज्ञान हमें, उसको हम आगे जानेंगे। इतनी बात समझ आ गई? तो एक विवृतम स्वराणाम। विवृत किन्हें कहेंगे? स्वरों को कहेंगे। यहाँ तक समझ आई? आगे क्या कहा? रस्वस्या वर्णस्या प्रयोगे संवृतम प्रक्रिया दशायाम तो विवृतमेवा। अब ये पंक्ति बड़े अच्छे से आप लगा लीजिए, ठीक है ना। अब हम समृद्ध की बात करने जा रहे हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं? पांचवा कौन सा है? इसद स्पृष्ट, इसद स्पृष्ट, इसद विवृत, विवृत, समृद्ध। 5 है ना। आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं? तो अंतिम कौन है? समृद्ध। समृद्ध की बात करने जा रहे हैं इस पंक्ति से कि रस्वस्या वर्णस्या प्रयोगे समृतम प्रक्रिया दशायाम तो विवृतमेव। कहा रस्वस्या वर्णस्या। क्या बोला? रस्वस्या अवर्णस्या। जो रस्व अवर्ण होता है, कौन सा? सबकी बात नहीं हुई, ध्यान रखना। कौन सा? अ। और अ भी कैसा? दीर्घ नहीं, पुलुत नहीं, रस्व वाला आ। कौन सा वाला आ? तो कहा रस्वस्या अवर्णस्य। जो रस्व अवर्ण होता है प्रयोगे संवृतम। क्या बोला? प्रयोगे संवृतम। और प्रक्रिया दशायाम तो विवृतमेवा।
प्रयोग अवस्था में तो वो समृत होता है, किस अवस्था में? लेकिन प्रक्रिया दशायाम तो विवृत में वा, लेकिन जब प्रक्रिया दशा होगी तो वो ह्रस्व अवर्ण क्या कहलाएगा? विवृत ही कहलाएगा। क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना इससे पहले कि स्वरों का क्या होता है? विवृत। स्वरों का क्या होता है? तो स्वर में तो अ भी आएगा, आएगा नहीं आएगा? तो इसने एक भेद कर दिया कि अगर ह्रस्व अवर्ण प्रयोग दशा में होता है तो वहां पे वो क्या कहलाएगा? प्रयोग दशा में समृत कहलाएगा। प्रयोग दशा में क्या कहलाएगा? और प्रक्रिया दशा में विपरीत ही कहलाएगा। इतना पहले पंक्ति का अर्थ लगा कि नहीं लगा? प्रश्न हुआ प्रयोग किसे कहते हैं और प्रक्रिया? ये तो समझ आइए गुरुजी, आपने बोल दिया प्रयोग और प्रक्रिया। ये प्रयोग क्या है और प्रक्रिया? तो व्याकरण में दो चीजें हैं, एक है प्रयोग और एक है प्रक्रिया। बोले तो पहले प्रयोग समझ लो। प्रयोग बोले तो जो हम बोल रहे हैं, जो भी शब्दों का बोलना सुनना हो रहा है, ये सब क्या है? प्रयोगी तो है। ये सब शब्दों का क्या हो रहा है? और एक प्रक्रिया होती है जो व्याकरण में होती है ना? राम सु, हरि सु, प्रकृति प्रत्यय, जोड़ो, संधि, समास करो, ये सब डिंटाणा पिंग, ये सब क्या है? ये सब प्रक्रिया है। कुछ बात लगे कि नहीं लगे? व्याकरण में जो कार्य हो रहा है, संधि, समास, प्रकृति प्रत्यय, ये सब कैसी दशा है? ये प्रक्रिया हो रही है ना। और प्रयोग कब हो? जब प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा? कुछ बात लगी प्रक्रिया और प्रयोग में? क्या नहीं बैठी बुद्धि में? बैठी बुद्धि में। प्रक्रिया किसे कहते हैं? प्रयोग। प्रक्रिया इसीलिए हमारे इस व्याकरण ग्रंथ को प्रक्रिया ग्रंथ भी कहा गया। क्या कहा गया? जो व्याकरण ग्रंथ है कैसा ग्रंथ है? क्योंकि यहाँ क्या होती है? प्रक्रिया होती है। तो व्याकरण संबंधित जब हम कार्य करेंगे और वहां पे जब ह्रस्व अवर्ण आएगा तो वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? प्रक्रिया दशा में क्या कहलाएगा? अरे क्या कहलाएगा? प्रक्रिया दशायाम तो कुछ बात नहीं लगे। और जब वो निष्पन्न हो जाएगा, बन जाएगा, और जब उसका प्रयोग करेंगे तो तब क्या कहलाएगा? ये दोनों में अंतर समझना है। कुछ बात लगी कि नहीं लगी? तो ह्रस्व अवर्ण के बारे में हमें अच्छे से समझना है कि जो ह्रस्व अवर्ण होता है वो प्रयोग दशा में तो क्या हो जाता है? समृत, और प्रक्रिया दशा में विपरीत हो जाता है। और प्रक्रिया क्या है, प्रयोग क्या है, मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पे कोई दिक्कत हो रही है किसी को? किसी को बात समझ नहीं आ रही तो पूछ सकते हैं। प्रक्रिया प्रयोग आ गई आप लोगों को? जितना दिमाग में बैठा लोगे तो ह्रस्व अवर्ण जो होता है, कौन सा? ह्रस्व अवर्ण। औरों की बात नहीं करी, ध्यान रखना। वही कहा ना, ह्रस्वस्य अवर्णस्य। क्या बोला? ह्रस्वस्य अवर्णस्य केवलम। ह्रस्व जो अवर्ण होता है वही प्रयोगे समृतम। प्रयोग दशा में क्या हो जाता है? उसका आभ्यंतर प्रयत्न समृत होता है। लेकिन जब वो प्रक्रिया दशा में जाता है ह्रस्व अवर्ण तो वो क्या कहलाता है? तो वहां पे तो विपरीत ही होता है। बात समझ आई? जैसे सारे स्वर विपरीत है ऐसे ही प्रक्रिया दशा में ह्रस्व अवर्ण भी क्या हो जाएगा? विपरीत। लेकिन प्रयोग दशा में हमें ध्यान रखना है, हमेशा ह्रस्व अवर्ण क्या कहलाता है? समृत। कुछ बात लगी कि नहीं लगी? पंक्ति लग गई? सुबह लग गई? ठीक है। तो ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे समृतम, प्रक्रिया दशायाम तो ये पंक्ति अच्छे से लगा लीजिए। पूछ लेता, प्रश्न करता है, जब आप कंपटीशन प्रतियोगिताओं में जाओगे ना तो पूछ लेगा कि ह्रस्व अवर्णस्य प्रक्रिया दशायाम किम आभ्यंतर प्रयत्न, तो क्या बोलोगे? बात समझा नहीं? पूछ लेगा प्रयोग दशायाम ह्रस्व अवर्ण कीदृशो भवति। यही तो प्रश्न बनते हैं। आपको यही तो तैयारी करनी है। आगे बीएड करोगे, नेट करोगे, कुछ भी करोगे, यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। कोई बाहर से थोड़ी ना पूछेगा, वो यहीं से घुमाएगा आपको कि ये। तो आपको अभी पाठ समझना भी है और याद भी करना, दोनों चीजें रखनी है अपने दिमाग में। बात समझ आई कि नहीं आई? चलिए आगे बढ़ जाए। यहां तक आपको क्लियर हो गया? हो गया। चलिए अब आ जाओ बाह्य प्रयत्नस्तो एकादशधा। क्या बोला? आभ्यंतर प्रयत्नों की बात हो गई। आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? सारा बतला दिया। कौन स्पृष्ट है, कौन ईषद स्पृष्ट है, कौन ईषद विपरीत है, कौन विपरीत है और कौन समृत है, सारा बतला दिया। कुछ चीजें रह गई कि हम अभी नहीं जान पाए। स्पर्श कौन है, अंतस्थ कौन है, वो सब आगे
आएगा, वहां पे हम जान जाएंगे। ठीक है, वहां पे मैं दोबारा इस पार्ट को दोहरा दूंगा। इतनी बात लग गई आपको? चलिए, अब गुरुजी ठीक है, आभ्यंतर तो आपने बतला दिया, लेकिन बाह्य क्या है? यत्न भी कितने प्रकार के हैं? एक है आभ्यंतर और एक है, लेकिन बाह्य क्या है? तो कहा बाह्य प्रयत्नस्तु एकादशधा। क्या बोला? जो बाह्य प्रयत्न होते हैं ये एकादश होते हैं। कितने होते हैं? एकादश। रुद्र कितने होते हैं? 11 के 12 के? 11 रुद्र है ना? अरे पढ़ते हो ना रुद्री इत्यादि, तो कितने रुद्रों का प्रयोग हुआ? 11। चलिए, तो बाह्य प्रयत्नस्तु एकादशधा। क्या बोला? तो बाह्य प्रयत्न भी कितने प्रकार के हैं? 11। क्या क्या है महाराज? तो बता रहे, विवारः, संवारः, श्वासो, नादो, घोषो, अघोषो, अल्प प्राणो, महाप्राण, उदात्तो, अनुदात्तः, त्वरितश्चेति। अलग अलग तोड़ेंगे तो विवारः, संवारः, श्वासः, नादः, घोषः, अघोषः, अल्प प्राणः, महाप्राणः, उदात्तः, अनुदात्तः, स्वरितः। इतनी बात लगी कि नहीं लगी? तो कितने हो गए टोटल? 11 हो गए। कितने हो गए? चलिए, अब आगे बढ़ जाते हैं, इनके बारे में थोड़ा जान ले। तो कहा खरो विवाराः श्वासा अघोषाश्च। क्या बोला? प्रश्न वही बात आ गई कि विवार किन्हें कहते हैं, श्वास किन्हें कहते हैं, घोष किन्हें कहते हैं, अघोष किन्हें, ये भी तो सब वर्णों के नाम है। किनके नाम है ये? भाई ये सब किसके नाम है? तो वही कहा, देखो खरो। क्या बोल दिया? खर क्या है? खर क्या है? कहां से कहां तक बनेगा? ख फ ख से लेकर के और स सर के र तक, प्रत्येक वर्ग के पहले दूसरे। खर प्रत्याहार में कौन आएंगे? प्रत्येक वर्ग के, और स कुछ देख लो, खर में देख लो 5 वर्ग है, कुछ टू तुपु है कि नहीं है? तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण खर में आ जाएगा। देख लो तो, ख कहाँ आएगा? ख फ छ ठ थ च ट त क प, ये सारे पहले दूसरे है, और स श, ये 3 अलग। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो इन वर्णों का खर मतलब समझ गए कि नहीं गए? तो इन जो खर में जो जो वर्ण आते हैं उन वर्णों का विवार, श्वास और अघोष, ये 3 बाह्य प्रयत्न है। कुछ बात लगी कि नहीं लगी? कोई आपको पूछ लेगा कि कोई आपको पूछ लेगा कि च का बाह्य प्रयत्न क्या है, तो क्या बोलोगे? च का बाह्य प्रयत्न क्या है? अरे तो क्या होगा? विवार, श्वास और, अरे खर में तो सारे आ जाएंगे। तो प्रश्न तो एक करके पूछेगा ना, आपको कोई सिर्फ इतना पूछ लेगा कि क का बाह्य प्रयत्न क्या है, तो क्या बोलोगे? विवार, श्वास और अघोष, ये 3 है। क्या है? कोई आपको पूछ लेगा स का बाह्य प्रयत्न क्या है? कुछ बात बैठ रही है ना? ये प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में, खर में से एक उठा लेगा कुछ भी। ठ का बाह्य प्रयत्न क्या है भाई? ठ किस में आएगा? ठ दूसरा है वर्ग का, तो खर में आ जाएगा, और खर में आएगा तो विवार, श्वास, अघोष। कुछ बात लगी कि नहीं लगी? तो खरो विवाराः श्वासा अघोषाश्च। यहां तक बैठ गया। आगे बढ़ जाओ। हसा संवारा नादा घोषाश्च। अब हस प्रत्याहार, कौन सा प्रत्याहार? हस कहां से कहां तक बनेगा? हाय वर्ड के ह से लेकर के और जब गणदस के स तक। ठीक है, देखो तो इसमें कौन से वर्ण आएंगे पता है? वर्ग के तीसरे, चौथे और पंचम, 3 ही तो बचे। बहुत जबरदस्त प्रत्याहार है दोनों। ठीक है ना? खर में तो वर्ग के पहले दूसरे आ जाते हैं, और हस में कौन आ जाएंगे? वर्ग के तीसरे, चौथे और पंचम, और ह य व र, ये 4 वर्ण कौन थे? बात समझ आ रही नहीं आ रही? इन वर्णों का बाह्य प्रयत्न क्या होता है? कुछ बात लगी कि नहीं लगी है? मैं कोई तुम्हें खट से पूछ लेगा कि क ख ग का बाह्य प्रयत्न क्या है? ठीक है, तीसरा है ये है। कोई आपको पूछ लेगा ठ का क्या है?
ट ठ, ये दूसरा है, तो क्या बोलोगे? खा रहे ना, विवारा श्वासा। हाँ, ये तो हमें डिफरेंट दोनों में ध्यान रखना है ना। कोई पूछ लेगा न का क्या है? संवारनाद। कुछ लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कोई आपको पूछ लेगा ह का क्या है? संवारनाद घोष है। तो ध्यान रखना, हस में कौन से वर्ण आएंगे? वर्ग के तीसरे, चौथे और पंचम। 5 वर्ग है, उन 5 वर्गों के तीसरे जितने वर्ण है, चौथे जो है और पंचम जो है, ये सब किस में आ जाएंगे? हस में। बात समझ आ रही? और हा या व र, ये 4 ये अलग है, ठीक है ना। तो ये सारे हस में आएंगे और इनका बाह्य प्रयत्न क्या कहलाएगा? कोई दिक्कत हुई? चलिए आगे बढ़ जाओ। वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्च अल्प प्राण। अब अल्प प्राण और महाप्राण की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? 6 की बात तो हो गई ना, 6 की हो गई। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, यहां तक तो हो गई बात। अब क्या रह गया? अल्प प्राण और फिर उदात, अनुदात, स्वर्गीय रह गए। अब बात समझ रहे? तो अब किसकी बात कर लेते हैं? अल्प प्राण और। तो अल्प प्राण कौन से होते हैं? तो कहा कि वर्गाणाम। क्या बोला? वर्ग कितने हैं? 5। तो वर्गों के क्या? प्रथम तृतीय पंचम। क्या? 5 वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, आप जानते हैं। और 5 वर्गों में 5-5 वर्ण आते हैं। प्रत्येक वर्ग में आते कि नहीं आते? क वर्ग में 5 क ख ग घ ग, च वर्ग में 5 च छ ज झ। बात समझ आ रही है? ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। कुछ बात समझ आई? तो वही कहा वर्गों के पहले, मतलब सभी वर्गों के पहले, क च ट प त हो गया पहले। वर्गों के तीसरे, तीसरे कौन है? क ख ग, च छ ज, ट ठ ड, त थ द, प फ ब, ये तीसरे। बात समझ आई? और पंचम, पंचम आप जानते हो, यम गणना। ये 5 ही तो है, यम गणना, यही तो 5 है। तो इन सभी वर्णों के और यण, यण क्या है? या व र ल, यण प्रत्याहार है ना। अरे हय वर्ण के या से लेकर के लण के तो कितने वर्ण आ जाएंगे? या व र ल 4 आएंगे। कितने आएंगे? तो यण में कितने आ गए? 4। तो प्रथम, तृतीय, पंचम और यण बोले तो या व र ल अल्प प्राणा। ये क्या कहलाते हैं? कुछ बात समझ आई? आपको कोई पूछ लेगा क क्या है? महाप्राण है क्या अल्प प्राण है? हाँ। च छ ज क्या है? अल्प प्राण है। ट क्या है? त क्या है? द क्या है? त थ क्या है? तृतीय है ना। त थ द अल्प प्राण है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? यहाँ तक कुछ समझ आए? आगे अब अल्प प्राण हो गया, अब इनको छोड़ के जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? तो वही कहते वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो सलस्य। भाई वर्गों के पहले, तीसरे, पंचम की बात तो हो गई, तो बचे क्या? द्वितीय और चतुर्थ। बाकी तो सबकी बात हो गई, 3 की बात हो गई, 2 की रह गई। तो क्या है? द्वितीय और सल। सल बोले तो सा सा सा, तीनों सा सल में आ जाएंगे ना। अरे स सर के लेके हल तक सा सा सल है तो ह भी आएगा। वहां ह छूट गया था, हय वर्ण में यण लिया। हय वर्ण में क्या लिया? तो यण में तो या व र ल, और सल में क्या आएंगे? स श स ह, 4 वर्ण। क्या क्या? इन 4 वर्णों का क्या होगा? महाप्राण। कोई दिक्कत हुई कि नहीं हुई? मैं बोलूंगा ठ क्या है? महाप्राण। तो थ क्या है? बात समझ आ रही नहीं है? च क्या है? च क्या है? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? प क्या है? फ क्या है? यही समझना है। देखो थोड़ा अल्प प्राण महाप्राण में क्या है? हमारी जिसमें ताकत लग रही, प में कुछ लग रहा है? फ क्या लग रहा है? महाप्राण है अल्प प्राण? फ और प थोड़ा सा जान लग रहा है ना। महाप्राण लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो थोड़ा इससे भी समझ लीजिए। बात समझे?
नहीं समझ पा रहे तो याद कर लो कि वर्गों के पहले, तीसरे, पांचवें और यण ये अल्प प्राण होते हैं, और वर्गों के दूसरे, चौथे और सल ये क्या होते हैं? महाप्राण होते। कोई दिक्कत हुई कि नहीं हुई? कर लोगे अल्प प्राण महाप्राण? हो गया। तो वही कहा वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो सलश्च महाप्राण, प्रत्येक वर्ग के दूसरे वर्ण और चौथे वर्ण और सल, सल बोले तो हाँ, इनको क्या कहेंगे हम? महाप्राण कहेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ जाओ। बस हो गया यहाँ तक महाप्राण। बाकी तो आप जानते ही हो कि क्या बोलते हैं, क्या था, अब क्या रह गया यहाँ पे? उदात, अनुदात और स्वरित। इसके बारे में तो हम बता ही चुके कि उदात स्वरों को उदात, अनुदात, स्वरित होते हैं ना। उकालो, जस्व, दीर्घ, कुलता वहां पे बतलाया था मैंने सारा। तो ये तीनों वहीं पे लग जाएंगे। ठीक है ना? तो हो गए बाह्य प्रयत्न सब खत्म हो गए? कोई दिक्कत हुई? समझ आ जाएगा तुम्हें? तो आभ्यंतर प्रयत्न किन्हें कहते हैं मैंने आपको समझा दिया एक एक करके, और आभ्यंतर प्रयत्न भी और बाह्य प्रयत्न किन्हें कहते हैं वो भी मैंने समझा दिया। तो आप इसको याद कर लो। मैं तो कहता हूं संज्ञा प्रकरण का हृदय है तुल्यास प्रयत्नम सवर्ण। संज्ञा प्रकरण का क्या है? उसको जरूर याद कर लो, उस सूत्र को पूरी वृत्ति याद होनी चाहिए, क्योंकि उसमें सारा बतलाया गया है ना। और इसमें से अधिकांश कोई भी परीक्षा हो इस दुनिया की संस्कृत से रिलेटेड 2 या 3 प्रश्न अवश्य आते हैं, ये ध्यान रखना। तुल्या से प्रयत्नम सवर्ण, क्योंकि यहां तब बनता है कि बाह्य प्रयत्न क्या है, आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, इसका इस वर्ण का महाप्राण कौन है, अल्प प्राण कौन है, खर में विवार किसका है, संवार किसका है, नाद किसका है, ये दिमाग में बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? तो आपको क्या कर लेना है? सारा याद कर लेना है। हो जाएगा? चलिए, तो आज की कक्षा यहीं पे हम समाप्त करते हैं। मुझे आशा है आपको समझ आया होगा। जहां पे किसी को भी कोई दिक्कत हो, आप अपने कमेंट के द्वारा, टिप्पणी के द्वारा आप वहां पे लिखिए, उसका समाधान किया जाएगा। और इसको आप प्रसारित करिए, जो भी पढ़ना चाहते हैं बच्चों उनको अवश्य इसको पहुंचाए, जिससे सभी लाभान्वित हो सके। तो धन्यवाद। आज कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सबका पुनः शास्त्र ज्ञान गंगा में स्वागत है।